नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भाजपा के पास चेहरा नहीं है और कांग्रेस ने 78 साल की उम्र की शीला दीक्षित को उत्तर प्रदेश का अपना चेहरा बनाया। कांग्रेस ने यूपी में फैसला लिया, लेकिन पंजाब में अमरिंदर सिंह को अभी तक प्रोजेक्ट नहीं किया। उधर भाजपा न नवजोत सिंह सिद्धू को अपना बनाए रख सकी और न अरुणाचल प्रदेश में बागी कलिखो पुल का ख्याल रख पाई। जाहिर है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में नेताओं का प्रबंधन गड़बड़ाया हुआ है। एक तरफ पुराने नेताओं को खत्म करने, उनकी अनदेखी का ट्रेंड है, तो दूसरी ओर इस चक्कर में समझ नहीं आ रहा कि ऐसे चेहरे कहां से लाएं जिनसे ब्राह्मण, राजपूत या दलित या मुसलमान या जाट सिख चिन्हित हो। भाजपा ने उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों जगह नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए, एक जगह दलित तो दूसरी जगह अति पिछड़ा। ऐसे ही कांग्रेस ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को इसलिए प्रोजेक्ट किया ताकि प्रदेश के 12% ब्राह्मण उनसे अपने को जुड़ा महसूस करें। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में भाजपा में ब्राह्मण, राजपूत या दलित सब चेहरे के थे। वे दिग्गज और पकड़ वाले नेता थे। हर जाति के प्रतिनिधि, बड़े नेता दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में मिला करते थे। वैसा आज नहीं है, तो वजह मौजूदा और पूर्व की लीडरशिप की अदूरदर्शिता है। जानबूझकर नेताओं को इसलिए काटा गया क्योंकि वे मनचाहे नहीं थे या उनसे खतरा था। दूसरी वजह यह थी कि दोनों एक छोर से दूसरे छोर की वोट राजनीति में उलझे। मंडल का दौर आया तो मंडलवादी चेहरे ऐसे उभारे जैसे बाकी जातियों की जरूरत कभी नहीं होगी। जाहिर है, भाजपा और कांग्रेस का नंबर 1 संकट प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर ऊपर से थोपे न बने प्रबंधकीय नेताओं का है। ऐसे नेता जो जमीन, जात या वोट राजनीति में कभी दिग्गज की हैसियत नहीं बना सकते। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के नेताओं को चुप रहने की नसीहत दी है। हालांकि पहले भी वो अपने नेताओं को चुप रहने और पार्टी लाइन से अलग जाकर नहीं बोलने की नसीहत देती रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ज्यादा सख्ती दिखाई है और इसका असर दिखने लगा है। बताया जा रहा है कि कश्मीर मसले पर भी चिदम्बरम के बयान और ज्योतिरादित्य सिंधिया से हुए अनुवाद की गलती के बाद उन्होंने सबको सोच समझकर बोलने की हिदायत दी। चिदम्बरम ने कश्मीर को ज्यादा स्वायत्तता की बात कही थी, जबकि लोकसभा में चर्चा के दौरान सिंधिया कश्मीर में रायशुमारी की बात कह गए थे। इसे लेकर सोशल मीडिया में कांग्रेस की जबरदस्त धुलाई हुई। तभी सोनिया गांधी ने संवेदनशील मसलों पर सबको नहीं बोलने की नसीहत दी। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि कश्मीर के मसले पर बोलने के लिए गुलाम नबी आजाद को अधिकृत किया गया है। पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता भी सिर्फ किसी घटना पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन नीतिगत मसलों पर सिर्फ आजाद बोलेंगे। इसी तरह कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने सांप्रदायिकता और मुस्लिमों से जुड़े मसले पर नेताओं को चुप रहने की हिदायत दी है। तभी दिग्विजय सिंह के ट्वीट कम हुए हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने तय किया है कि सांप्रदायिकता के मसले पर चुप रहना बेहतर है, क्योंकि उसके हमलों से भाजपा को ध्रुवीकरण कराने में आसानी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत तेज चल रही थी। पार्टी ने नई टीम की घोषणा के बाद आनन फानन में रैलियों की तैयारी कर ली और 3 दिन की एक बस यात्रा भी निकाल दी। लेकिन संसद के चालू सत्र के दौरान हुई इस बस यात्रा को कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। कांग्रेस की बस चलती रही, लेकिन इसकी चर्चा न तो उत्तर प्रदेश में हुई और न दिल्ली में। बस यात्रा शुरू होते ही मुख्यमंत्री पद की दावेदार शीला दीक्षित की तबीयत खराब हो गई। सो यात्रा की कमान राज बब्बर और संजय सिंह के हाथ में रही। प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद ने कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। यात्रा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने बहुत अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, वह सिर्फ जनता से गठबंधन करेगी। लेकिन इसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। इसका कारण यह है कि सबको पता है कि कांग्रेस चुनाव पूर्व तालमेल के लिए कई पार्टियों से बात कर रही है। तभी कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस की रफ्तार कुछ कम होगी। कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 3 हफ्ते पहले कहा था कि 15 दिन में कांग्रेस का ऐसा प्रचार होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन उनकी तय समय सीमा कब की खत्म हो गई और कांग्रेस का प्रचार ठहरा हुआ है। इसका कारण यह है कि कांग्रेस के पहले दौर के कार्यक्रम बहुत सफल नहीं हुए हैं।
राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू आगे क्या करेंगे इसका अंदाजा वो नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वो चरणबद्ध तरीके से अपनी योजना का खुलासा करेंगे ताकि भाजपा के विरोध में माहौल बनाने में आसानी होगी। तभी अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिर्फ ये बताया कि उन्होंने भाजपा क्यों छोड़ी। इस पर कई दिनों तक चर्चा होती रही और कांग्रेस व आम आदमी पार्टी दोनों को भाजपा के ऊपर हमले का पूरा मौका मिला। असल में वो और उनकी पत्नी बारी बारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माहौल बनाए रहेंगे। जानकार सूत्रों के मुताबिक आपका इरादा उनका अधिकतम इस्तेमाल करने का है। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को पता है कि उनको अगर मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया तो पार्टी में ही विरोध होगा और उन पर चल रहे मुकदमे का मामला उठेगा, इसलिए उन्हें स्टार प्रचारक बनाकर चुनाव में इस्तेमाल करने की योजना है। कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। चुनाव के बाद अगर सरकार बनाने की स्थिति आती है तो नवजोत सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उनकी पत्नी अपनी सीट खाली कर देंगी। एक योजना सिद्धू को 2018 में राज्यसभा में लाने की भी है ताकि चुनावी साल में वो आपके लिए माहौल बनाए। उन्हें दिल्ली या पंजाब कहीं से भी राज्यसभा में लाया जा सकता है। वैसे राज्यसभा के लिए पहले से ही आपके पास आधा दर्जन दावेदार हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। लोकसभा में आज महंगाई पर चर्चा के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में महंगाई बहुत बड़ी समस्या है। राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 2 साल पूरा करने का जश्न धूमधाम से मनाया गया और प्रधानमंत्री ने अपनी योजनाओं का बढ़ा चढ़ाकर बखान किया, लेकिन महंगाई पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने दाल, टमाटर, आलू के बारे में बात नहीं की। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महंगाई पर नहीं बोल सकते क्योंकि वो साफ दिखती है। किसान 50 रुपए किलो में दाल बेचता है और खरीदता 180 रुपए किलो में। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद को पीएम न बनाकर चौकीदार बनाने की बात कही थी। देखिए अब चौकीदार की नाक के नीचे दाल की चोरी हो रही है, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अब बड़े आदमी हो गए हैं, अब चौकीदारी हम पर छोड़ दें। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आप जो वायदे करना चाहते हैं सब करिए, मगर आप सदन को वो तारीख दे दीजिए जब बाजार में दाल, आलू और टमाटर का दाम कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब गाँव में, कस्बों में एक नया नारा चला है, अरहर मोदी, अरहर मोदी। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को निशाना बनाया था और महंगाई पर लोकसभा में जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि यूपीए शासन के दौरान महंगाई सबसे ज्यादा थी। लगातार 18 महीने तक महंगाई दर नेगेटिव थी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी मुद्दे पर आज कांग्रेस और विपक्षी दलों के सीनियर नेताओं से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से सुझाए गए 3 संशोधनों में से एक संशोधन को सरकार ने मान लिया है। अरुण जेटली ने सपा के राज्यसभा में पार्टी नेता राम गोपाल यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ही सपा ने जीएसटी के समर्थन का ऐलान कर दिया। अरुण जेटली ने सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन से भी मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने बीजू जनता दल के नेताओं से भी मुलाकात की। सरकार के सूत्रों के मुताबिक जीएसटी बिल को शुक्रवार को चर्चा के बाद राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। 1998 में काला चिंकारा शिकार मामले का अहम गवाह व सलमान का ड्राइवर हरीश दुलानी के सामने आने के बाद राजस्थान सरकार ने आज कहा कि वो इस मामले में जोधपुर हाईकोर्ट के सलमान को बरी करने के आदेश को चुनौती देगी। राजस्थान सरकार अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। राजस्थान सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि वो हरीश दुलानी की सुरक्षा भी करेगी और उसे 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराएगी। गौरतलब है कि बुधवार को पहली बार सलमान खान के इस केस के अहम गवाह दुलानी सामने आया और उसने बताया था कि यदि उसके परिवार की सुरक्षा की गारंटी दी जाए तो वो अपना बयान दे सकता है। दुलानी ने कहा कि सलमान खान के चिंकारा के शिकार करने वाले दिन वही गाड़ी चला रहा था। दुलानी ने कहा कि सलमान ने काला चिंकारा देखकर बंदूक निकाली और उस पर पहला फायर किया, लेकिन वो बच गया। फिर दूसरा फायर किया और चिंकारा गोली लगने से घायल हो गया। उसके बाद वो गाड़ी से उतरकर गए और चाकू से उसका गला रेत दिया। दरअसल इस मामले में सलमान खान को पिछले हफ्ते जोधपुर हाईकोर्ट ने इस विलुप्त प्राय प्राणी की हत्या के मामले में बरी कर दिया गया था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने 75 साल से अधिक उम्र के नेताओं को रिटायर किया। उससे भी यूपी और पंजाब में जमीनी आधार वाले अनुभवी नेताओं का संकट है। जात के नए चेहरों को उभार के उनके समीकरण से चुनाव लड़ने की तैयारी है। ठीक विपरीत कांग्रेस ने 78 वर्ष की शीला दीक्षित को यूपी में नेता बनाया। इससे दोनों पार्टियों की हकीकत का क्या पता नहीं पड़ता है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
अगले साल होने वाले 7 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को देखते हुए दोनों राष्ट्रीय पार्टियों कांग्रेस और भाजपा का एक ही संकट दिखाई दे रहा है। वह संकट है क्षत्रप नेताओं का। न कांग्रेस के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा है जो उसे सभी जातियों और वर्गों का वोट दिलवा सके, और न भाजपा के पास ऐसे क्षत्रप है। भाजपा जहां पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की लहर के हवाले हो गई है, वहीं कांग्रेस के पास तो दशकों से गांधी परिवार के करिश्मे के अलावा कोई उपाय नहीं होता है। तभी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 78 साल की शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाना पड़ा। दिल्ली में 15 साल राज करने के बाद शीला दीक्षित की कमान में कांग्रेस की जैसी ऐतिहासिक हार हुई, उसके बाद उन्हें घर बैठा दिया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई ब्राह्मण चेहरा पेश करने की मजबूरी में पार्टी ने उनको ठंडे बस्ते से निकाला और मुख्यमंत्री का दावेदार बनाकर उत्तर प्रदेश भेज दिया। हैरानी की बात है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो सोनिया और राहुल गांधी का गृह प्रदेश है, वहाँ पार्टी के पास कोई जमीनी और मजबूत नेता नहीं है। कमोबेश यही हाल भाजपा का दिख रहा है। वह भी प्रादेशिक नेतृत्व के संकट से गुजर रही है। उसने केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं पेश कर पाई है। मुख्यमंत्री का दावेदार पेश करके चुनाव लड़ने की परंपरा भाजपा ने शुरू की, लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों ने दावेदार का ऐलान कर दिया, पर भाजपा पिछड़ गई। इसका कारण यह है कि पार्टी के नेता उस उधेड़बुन में है कि वे किस जाति के नेता को आगे करें ताकि सभी जातियों के वोट मिले। एक सर्वमान्य चेहरा या एजेंडा नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। ऐसे ही पंजाब में कांग्रेस और भाजपा दोनों परेशान है। कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, लेकिन उनको सीएम का दावेदार नहीं घोषित किया है। भाजपा के पास नवजोत सिंह सिद्धू के रूप में एक दबंग और लोकप्रिय नेता है, लेकिन अपनी अनदेखी से परेशान सिद्धू ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। सो वहाँ भी दोनों पार्टियों के सामने सर्वमान्य नेता का संकट है। चुनाव वाले दूसरे राज्यों में भी कमोबेश यही स्थिति है। इसका कारण यह है कि पिछले 2.5 दशक से कुछ ज्यादा समय में भाजपा और कांग्रेस ने जमीनी हकीकतों के लिहाज से नेतृत्व तैयार नहीं किया। दक्षिण भारत में पहले से प्रादेशिक क्षत्रप और करिश्माई नेताओं का बोलबाला रहा। मंडल के बाद हिंदी पट्टी में भी यह परिघटना मजबूत हुई। उसके बाद कांग्रेस के टूटने से शरद पवार, ममता बनर्जी, जगन मोहन जैसे क्षत्रप उभरे। उन्होंने अपने अपने राज्यों में मजबूत आधार बनाया। सो लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव से लेकर जयललिता, नवीन पटनायक, चंद्रबाबू नायडू, शरद पवार आदि की तरह कोई बड़ा क्षत्रप कांग्रेस और भाजपा तैयार नहीं कर सके। दोनों पार्टियों की यह कमजोरी राज्यों में दिख रही है। दोनों के पास चुनावी राज्यों में अनुभवी नेताओं की कमी है और दोनों अपने केंद्रीय नेतृत्व के करिश्मे के सहारे चुनावी तैयारी में लगे। लेकिन इससे राष्ट्रीय पार्टियां ज्यादा लंबे समय तक प्रादेशिक क्षत्रपों का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद राष्ट्रीय पार्टियों के संकट पर चर्चा करेंगे। मंडल और मंदिर से पहले तक कांग्रेस और भाजपा दोनों की राष्ट्रीय और प्रादेशिक बुनावट में सर्वजातीय लोकप्रिय चेहरे बड़ी संख्या में हुआ करते थे। बाद में ये पार्टियां भी क्षेत्रीय और जातीय पार्टियों के नुस्खों में सर्वजनीय नेता गढ़ने बनाने के तरीकों को छोड़ बैठी। तभी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भाजपा और कांग्रेस दोनों को नेता का संकट है। राष्ट्रीय पार्टियों का यह गड़बड़ाया नेता प्रबंधन बहुत हैरानी वाला है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस द्वारा शीला दीक्षित को प्रोजेक्ट करना और भाजपा का किसी को प्रोजेक्ट न कर पाना, क्या ये नहीं लगता है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर नेता बनाने का या नेता बनने का जो संगठनात्मक या जो प्रक्रियात्मक जो तरीका था, जो ढर्रा था, वो पूरी तरह छिन्न भिन्न है? हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्यों पर? शीला दीक्षित और राज बब्बर को उत्तर प्रदेश इसलिए नहीं भेजा गया है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, बल्कि इसलिए भेजा गया है कि जब कांग्रेस की नैया डूबेगी तो उसका ठीकरा शीला दीक्षित के माथे फोड़ दिया जाएगा। नहीं, और कोई दूसरा था भी नहीं उनके पास। मतलब संकट तो ये कि वहाँ कुछ कोई है ही नहीं है। इसीलिए वो पर क्यों नहीं है? वो ये प्रक्रिया क्यों खत्म हो गई? उनको भेजा गया है एक मुश्किल से बचने के लिए। लेकिन भाजपा की त्रासदी देखिए कि दिल्ली में उसके पास कोई नेता नहीं था, बिहार में कोई नेता नहीं था। इतना जोर लगाया केंद्रीय नेतृत्व ने, क्या क्या सभाएं की, वहाँ भी डूब गए। अब उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं है। तो ये दोनों पार्टियों में एक वक्त में ये था, आज से 20 साल पहले, कि भाई नेता थे, मतलब जो दिग्गज जिनके आधार पर जातियां भी चिन्हित होती थी या जमीनी आधार था उनका। अब क्यों नहीं है वो क्या संकट हुआ? ये पिछले
मैं समझता हूँ कि 40 साल में 40-45 साल में ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा संकट है कि जितना नेतृत्व है लगभग सभी पार्टियों का वो ऊर्ध्व मूल हो गया है। मतलब उल्टा लटका हुआ है, उसका मूल जमीन में होने के बजाय उसकी जड़ छत में लगी हुई है। जो ऊपर नेता बैठे हुए हैं उनसे सारी शक्ति प्राप्त होती है, अपनी कोई शक्ति नहीं है, अपना कोई जनाधार नहीं है, उनका सारा दल आधार है, दल ही आधार है और दल में भी जो नेता है वही आधार है। पर ये कब से प्रोसेस आप किया? मेरा ये मानना है कि ये इस फेस को अपन संजय गांधी के समय से माने या मंडल राजनीति के बाद में केवल वो मंडलवादी राजनीति की जाति वाली राजनीति के कारण माने, इसको क्या माने? ये तो मैं समझता हूँ कि उसके पहले ही शुरू हो गया था। इंदिरा जी का जब से प्रभुत्व बढ़ा तब से जो प्रांतीय नेता थे या केंद्र में भी जो नेता थे उनके कद छोटे से छोटे होते गए। और आप देखिए कि कांग्रेस तो सब पार्टियों की गुरु पार्टी है, जो कांग्रेस करती है वही सारी पार्टियां करने लगती है। जैसे कांग्रेस में लीडरशिप छोटी सारी खत्म हो गई और एक टॉप पे लीडर बिठा दिया गया, यही अब सब पार्टियों में हो रहा है। भाजपा की क्या स्थिति है? भाजपा में कई बड़े बड़े नेता प्रांतों में हुआ करते थे एक जमाने में और केंद्रीय नेता उन पर अपनी राय थोपे या न थोपे, उनकी स्वायत्तता थी एक प्रकार की। अब भाजपा में भी बिल्कुल वैसा ही नेतृत्व हो गया है जैसा ही कांग्रेस पार्टी में है। और यही प्रणाली आप देखें कि अन्य राज्यों की जो प्रांतीय पार्टियां हैं, नहीं, लेकिन प्रांतीय पार्टियों का तो एक आधार है कि कोई अगर एक जाति के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर कोई उभरा है तो वो उससे लटक कर बाकी पूरी पार्टी का ढांचा बन जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का कैसे हो? आप ठीक कह रहे हैं कि प्रांतीय पार्टियों में आधार उनके स्पष्ट हैं, जातीय आधार, क्षेत्रीय आधार, भाषाई आधार, लेकिन उनका भी जो आंतरिक चरित्र है वो आंतरिक लोकतंत्र समाप्त नहीं, वो लोकतंत्र वो क्योंकि एक आधार के ऊपर टिका हो। लेकिन यहाँ तो राष्ट्रीय पार्टी को तो के आधार तो व्यापक होने चाहिए। मतलब वो एक नहीं, जो आपने कहा एक छत से लटक कर पार्टी का बनना, ये तो संभव नहीं है। देखिए ये आपका विचारधारा के कारण लटके या नेताओं के व्यवहार के कारण क्या हुआ? देखिए, असली लोकतंत्र वो है जहाँ नेतृत्व अधोमूल होता है, यानी उसकी जड़ जमीन में होती है। अब जमीन की जैसे ब्रिटेन में या यहाँ है, वहाँ अपने आप नेता प्रधानमंत्री आते जाते रहते, नेता बनते रहते। अब ये मे का नाम किसने सुना था? मिसेस मे का, वो प्रधानमंत्री बनी। इस समस्या के कुछ और भी कारण है कि ये इतना अच्छा लोकतंत्र या लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, लेकिन नेतृत्व कायदे का और अच्छे बहुमुखी नेतृत्व नहीं हो रहा है। ये क्यों? ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि नेतृत्व बहुमुखी नहीं है। एक मुखी नेतृत्व भी कई बार बड़ा जोरदार होता है। इंदिरा गांधी का नेतृत्व बड़ा जबरदस्त था। अभी नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ऐसा दिखाई पड़ता है कि एक मुखी है लेकिन जोरदार है भाजपा के हिसाब से। लेकिन लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जो एकायामी नेतृत्व है, वन डायमेंशनल, वो द्वंद्वात्मक नेतृत्व के विरुद्ध है, डायलेक्टिकल नेतृत्व के विरुद्ध है। डायलेक्टिकल नेतृत्व में क्या होता है? वाद है, प्रतिवाद है, समन्वयवाद है, झगड़ा होता है, विचार विभिन्न होता है, मतभेद होते हैं, फिर सुलह हो जाती है। लेकिन यहाँ तो कोई भेद है ही नहीं। एक नेता है, उसकी हर इच्छा आदेश है। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा। और ये अपने यहाँ पिछले 20 इंदिरा गांधी के बाद से ये सिलसिला चालू हुआ। पिछले 40 साल से, 40-45 साल से ये सिलसिला शुरू हुआ और अब ये बीमारी सब दूर फैल गई है, प्रांतीय दलों में। तो उसके कारण ये कि कोई कद वाले नेता किसी न जाति के वहां के हो पाते हैं और न बाकी विचारधारा, ये इसमें कहीं नहीं हो पाते। देखिए, नेता कौन है असली? नैति इति नेता, जिसका लोग अनुगमन करे, जो लोगों को लीड करे, नेतृत्व दे। अब ये नहीं रहा। अब नेता वो है जो ऊपर से टंगा हुआ है, जिसके ऊपर रसूख है, वो नेता है, बाकी कोई नेता नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। ये व्यवस्था आपके अनुसार हमारे यहाँ क्यों बन गई और पश्चिमी देशों, भले ब्रिटेन, फ्रांस, खासतौर पे यूरोप के जो अच्छे पुख्ता लोकतांत्रिक देश है, वहाँ क्यों नहीं बनी? देखिए, उसका कारण है कि हमारे यहाँ राजनीति में जाति का तत्व, भाषा का तत्व, स्थानीयता का तत्व, प्रांतीयता का तत्व, धार्मिक मजहबी तत्व, ये सब गैर लोकतांत्रिक, पर ये लोकतंत्र के अंदर तो ये सब, ये तमाम जो पहलू ये होते ही हैं, सब तरफ होते हैं। मतलब आप बेल्जियम में देखिए, कनाडा में देखिए कि वहाँ अंग्रेजी की भाषा का भी है, फ्रेंच वाले भी है, 10 तरह के लफड़े ये सब तरफ है। वो लफड़े वहाँ हैं, लेकिन वो जैसे अपने यहाँ बुरी तरह से उनका वर्चस्व हो जाता है, ऐसे वहाँ वर्चस्व नहीं होता है। वहाँ जात के नाम पर या इलाके के नाम पर गलत आदमी को लोग वोट नहीं देते। वैदिक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम
प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/Naya India न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।